से पाक बहरिया को अप्रिशिएट किया जाता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में भी आज पाक बहरिया से ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ करवाऊंगा और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरे साथ जो स्टूडियो में दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप रिटायर्ड कमोडोर हैं सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ओके, तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कमांडर साहब से करेंगे। इजाज़त है सर आपकी? प्लीज़ जनाब। अच्छा साथ साहब, जैसा कि यौम दिफा जो है वो 6 सितंबर को भी मनाया जाता है, 7 सितंबर को भी मनाया जाता है, 8 सितंबर को बहरिया अपने लिए जो है ना दिन चुनती है। तो 8 सितंबर क्यों? इसके पीछे क्या तारीखी पस मंज़र क्या है? ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बयान कीजिएगा। In 1965 war, all the three forces they have played a very important role, in which Pakistan Navy has also played a very vital role. कराची पोर्ट की एक ख़ास अहमियत होती थी और 1965 की वॉर में जब उस पर एयर बम्बार्डमेंट हुई तो जो डायरेक्शन और जो सिचुएशन पता लगी, उससे ये पता चला कि जो इंडियन एयरफोर्स को जो फीड जा रहा है वो दवारका रडार स्टेशन से जा रहा है, जिस पे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दवारका रडार स्टेशन। उसके लिए ऑफेंसिव डिफेंस की हिकमत अमली अपनाते हुए 6 डिस्ट्रॉयर्स, 1 लाइट क्रूज़र्स को डिप्लॉय किया गया। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि कराची टू दवारका का डिस्टेंस इज़ अराउंड 190 नॉटिकल माइल्स, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स। तो जब ये सारे वॉरशिप्स डिप्लॉय हुए, इन लोगों को इंडियन वाटर्स में जाके दवारका पे अटैक करना था। पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी को ऑफ मुंबई डिप्लॉय किया गया ताकि जब पीएन वॉरशिप्स दवारका के रडार स्टेशन पे अटैक करें तो मुंबई हार्बर में उनकी जो वॉरशिप्स हैं वो निकलें और गाजी उन पे अटैक करें। जब हमारे क्रूज़र्स ने, डिस्ट्रॉयर्स ने अटैक शुरू किया, देयर नेवी केम टू नो दैट पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी इज़ आउटसाइड देयर हार्बर, पेट्रोलिंग कर रही है, रिकॉनेसेंस कर रही है, जिसकी वजह से उनका कोई भी फ्लीट बाहर नहीं निकला। उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि उनकी कैजुअल्टीज़ हुई, उनकी जो नेवल एविएशन का हुआ, सोमनाथ मंदिर वो डिस्ट्रॉय हुआ, जो कि उनके लिए काफ़ी एक अहमियत का हामिल है। जी। जब ये सारी चीज़ें हुई, इंडियन नेवी वहीं पर सीज़ हुई थी बिकॉज दे वर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था, उनके जो न्यूज़पेपर्स में स्टेटमेंट आ रही थी, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था कि वाई यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, तो ही सेड दैट पाकिस्तान नेवी सबमरीन गाजी इज़ आउटसाइड, दैट्स वाई वी कैन नॉट गो आउटसाइड। सो ये एक इस तरह का अटैक था कि दुश्मन अपने एरिया से बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। तो जो ऑपरेशन किया गया ये 7 और 8 सितंबर की रात को था। तो इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, जिसकी वजह से 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी डे, इसको एज अ विक्ट्री डे भी मनाती है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन फोर्सेस का जो मोराल था वो बिल्कुल ही लोअर हो गया। उनकी जो कंसंट्रेशन थी टूवर्ड्स नॉर्थ, जहाँ पे उनकी आर्मी के साथ फर्दर एंगेजमेंट चल रही थी, वो वहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए और उस गाजी सबमरीन की वजह से एक ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा आया जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। सो दैट्स व्हाई नेवी मेक्स नेवी डे ऑन 8 सितंबर। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस जगह पे हमला किया गया और जो सोमनाथ के मंदिर की जो बात कर रहे हैं, इसकी तो एक तारीखी तौर पे भी एक बड़ी हैसियत है और एक अच्छी खासी तारीख है इस इलाके के साथ जुड़ी हुई। तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से बात की जाए और हमारे साथ क्योंकि कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर ज़रा आपसे ज़रा इस हवाले से हम जानेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 55वां यौम दिफा मनाया जा रहा है पाक बहरिया के मेहमानों के साथ। और पाक बहरिया के मेहमानों में हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब मौजूद हैं और कमोडोर
रिटायर्ड जनाब सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अबैदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि हमने द्वारका में जो है वो हमला किया, और कुछ इसकी कहानी कुछ यूँ भी बताई जाती है कि 6 सितंबर को भी पाक बहरिया इंतज़ार करती रही कि दुश्मन आके कोशिश करे एक दफ़ा हमला करने की, आने की। 7 सितंबर को भी वो ना आ सके, और 7 और 8 की दरमियानी शब पाकिस्तान बहरिया जो है इन्होंने फिर जाके वहाँ पे हमला किया और बाकायदा उन्हें एक ऐसा सबक दिया जिसको वो सदियाँ याद रखेंगे। तो अच्छा, जिस जगह की द्वारका की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर भी है शायद, और इस हवाले से एक तारीख है बाकायदा इस इलाके की, थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। तो द्वारका बेसिकली उनके जो गुजरात स्टेट है उसका एक हिस्सा है, और तारीख़ में हमने पढ़ा और आपने भी पढ़ा कि वहाँ पर महमूद गजनवी ने उस इलाके पे 17 हमले किए थे और फाइनली उस इलाके को फतह कर लिया था। तो इस लिहाज से लोगों को याद है वहाँ एक सोमनाथ का जो जगह थी और वहाँ मंदिर भी था वगैरह, तो उस तारीख़ी हवाले से भी लोग उसको याद करते हैं। मगर पाकिस्तान नेवी का 8 सितंबर को ये दिन मनाना, वो जैसा कि साथ साहब ने बहुत ही खूबसूरती से वो दरिया को कूजे में बंद करके बता दिया कि ये मामलात उस वक्त थे और ये हमने अचीव किया, और इस अचीवमेंट को हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ, दुनिया के साथ शेयर करते आ रहे हैं। अपने गाजियों को, अपने शहीदों को सलाम करते आ रहे हैं। जैसा कि आज का दिन है, आज का दिन तो तहजीद वफा का दिन है, बेशक अपने गाजियों और शहीदों को सलाम करने का दिन है, अपनी कौम को और अपने फ़ौज को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। और उसके साथ साथ जो है वो इंसान के अंदर एक नया जोश, एक वलवला, एक जज्बा और वो स्पिरिट पैदा करने का दिन है कि जब हम ये कर सकते हैं, अपनी से 2 गुना से ज़्यादा बड़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ सिर्फ प्लान बनाना, सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारा और इंडियन नेवी का मुकाबला ये था कि हम 1:2 और 1:3 के रेशो में थे, और ये सोचना कि हम 200 मील 350 किलोमीटर जाएंगे और इंडिया के पानी में, इंडिया की हुदूद में घुस के सिर्फ 5 किलोमीटर पहुंच के उनके पास से ये सारा काम करके आएंगे। ऑफ कोर्स जिसका एक प्लान हो, ये एक ऐसा इंटर सर्विसेज प्लान था बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, जिसकी बिना पर ये प्लान तैयार किया गया था कि इन तीनों फौजों को इससे क्या फ़ायदा होगा और इनके कंबाइंड इस एक्शन से दुश्मन को क्या नुकसान होगा। द्वारका में क्या हो क्या रहा था, मतलब वो जगह क्यों इम्पोर्टेंट क्यों थी, वहाँ पे क्या था ऐसा? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो इससे पहले ज़रा सा मैं ये बता दूं कि क्या वहाँ था और उसका इफेक्ट क्या पड़ना था, इसी को देख के प्लान बनाया जी था। जी जी। और उस प्लान के 4 हिस्से थे। ओके। सारी ज़्यादातर लड़ाई तो हो रही थी कश्मीर में, और इंडियन एयरफोर्स की कंसंट्रेशन थी कश्मीर में। उनकी कंसंट्रेशन जो कश्मीर में थी उसको डाइल्यूट करना, डाइवर्ट करना, ये एक हदफ था कि हम यहाँ द्वारका में, चूंकि रेडार स्टेशन लगा हुआ है जो उनके हवाई जहाज़ों को गाइड कर रहा है, जो वहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं। ओके। अगर हम इसको तबाह कर देंगे तो वो जो कश्मीर में उनका फोकस्ड है, उनकी एयरफोर्स का, वो डाइल्यूट हो, वो भाग के यहाँ आएंगे। ये एक हदफ था। दूसरा हदफ ये था, हमने अपनी सबमरीन गाजी को जंग शुरू होने से एक दिन पहले ही दरवाजे पे बिठा दिया था ले जाके। बॉम्बे 500 माइल दूर है। जुर्रत चाहिए, ज़हनी ज़्यादा चाहिए, अदद ही नहीं चाहिए। हमने कभी अदद की बुनियाद पे तो लड़ाई नहीं लड़ी। एक सबमरीन थी, दरवाजे पे बिठा दिया कि जो निकलेगा उसको रास्ता दिखाओ, पानी के नीचे दफन कर दो। सबसे बड़े बड़े 2 जहाज उनके वहाँ थे, एक का नाम था मैसूर और दूसरा विक्रांत कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर। आप सोचें ज़रा, इतने बड़े बड़े एसेट लेके, इतने बड़े बड़े जहाज लेके, उनमें से किसी की हिम्मत ना हुई। तो ये एक हदफ था सबमरीन को बाहर रखने का,
निकलेंगे तो मारेंगे। जैसे ही हम यहाँ जाके अटैक करेंगे गवादर पे दवारका पे, तो उनका रेडार स्टेशन तबाह होगा और ये बाहर निकलेंगे और इनको मारेंगे। तो रिजल्ट क्यूमुलेटिव क्या होगा? क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये होगा कि इंडियन नेवी का मोराल गिट्टों में आ जाएगा, उनके आर्म फोर्सेस का मोराल जो है डाउन हो जाएगा कि भाई ये 1/2 से भी कम हैं और घर आके मार के जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? इन्होंने सही कहा कमांडर साहब ने कि भाई वो जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर पूछ रहे थे, उनकी पार्लियामेंट पूछ रही थी, सवाल हो रहे थे किस दिन के लिए पाला है, घर में बैठे रहोगे, जाओ जाके लड़ो। लेकिन किसी की हिम्मत बाहर गाजी है। ये उसके 4 हदफ प्लान थे जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की वजह से हासिल हुए। सही। अच्छा साथ साहब आपने बताया ये जो एक ज़बरदस्त ऐसा वाक़या है कि जिससे वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसके बारे में बात करके। तो ये इतनी बहादुरी और जुर्रत जो थी पाकिस्तान बहरिया की, इस जो इतना उनका नुकसान भी हुआ, इसमें हमारे जो शहदा हैं या जिन इस हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान जो बड़ी फ़ौज है वो अपने शहदा को सलाम पेश कर रही होती है, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भी जितने भी शहदा हैं उनको याद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान बहरिया के हवाले से कम ही मैंने शहदा का जिक्र सुना है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। क्योंकि जो हमारा जो अटैक था उसकी हिकमत अमली ऑफेंसिव डिफेंस थी, तो जब दुश्मन घर से बाहर निकला ही नहीं, हमें कोई हिंड्रेंस मिली ही नहीं, तो इस वजह से 1965 की वॉर में हमारे शोधा का रेट नहीं है। हम तो गए ही कफन पहन के थे कि उनको मारेंगे और वापस आ जाएंगे, बट इन बिटवीन जब वो लोग बाहर ही नहीं निकले और सक्सेसफुली हमने दवारका में जो रेडार स्टेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया, तो हम वापस आ गए। तो इस वजह से हमारा जो इसमें जो रेशो था वो बहुत ही कम था एक्चुअली। और फिर हम लेके भी तो गाजी गए थे, लेकर गए थे, प्लस एक छोटी सी बात हमारी मैं यहाँ अर्ज जो कर दूं। स्ट्रेंथ है दैट इज अ क्वालिटी ट्रेनिंग। ओके, आवर स्ट्रेंथ इज नॉट क्वांटिटी। तो उसकी वजह से हमारा जो सर्वाइवल है दैट इज आवर प्रोफेशनलिज्म। जब तक कि हम उसको मेंटेन करते रहेंगे वी विल वर्क लाइक दैट। लेकिन जहाँ पे हम क्वांटिटी के चक्कर में पड़ गए और हमारा प्रोफेशनलिज्म कम हुआ, देन वी विल सफ़र। तो आवर सर्वाइवल इज आवर स्ट्रेंथ एंड दैट आवर स्ट्रेंथ इज आवर प्रोफेशन। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जबरदस्त। एक छोटा सा मैं यहाँ से एक जुमला उसी सेंटेंस से हम वक्फे पे जाएंगे। हाँ। प्लीज। जैसा कि साद ने कहा कि भाई हम तो कफन बांध के निकले थे, अब आगे अल्लाह की मर्जी है वो शहादत के रुतबे पे ले जाए या गाजी बना दे, हम तो कफन बांध के निकले। और यही तो वो जज्बा है जिसका भी जिक्र कर रहे थे कि अपने से 3 गुना बड़ी जो है वो बहरिया के साथ हम जाके लड़ने के लिए बढ़ जाते हैं आगे, कि उनके एरिया में घुस जाते हैं, जो कि तारीख में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। जो अगर डिफ्रेंशिएट करें तो मेरा ख्याल सिर्फ जज्बा ही है हमारे पास जो उनसे कहीं ज्यादा। बिल्कुल। तो जी एक वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है, और कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे। बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और आज हम न्यूज़ कैफ़े में पाकिस्तान बहरिया के मेहमानों के साथ 55वां यौम दिफा मना रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब, और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब। आप दोनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब, वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, पाकिस्तान नेवी का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। नेवी का जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारे जहन में जो उनका यूनिफॉर्म आता है वो वाइट कलर का यूनिफॉर्म, एक खूबसूरत सा। तो आपने भी उस तरह से कम खूबसूरत आपका यूनिफॉर्म नहीं है, मगर ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो इस तरह के यूनिफॉर्म में। कुछ इसकी ख़ास वजह है तो कोई बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी की SSG से है। ओके। और ओवरऑल इन द वर्ल्ड जो नेवी SSG होती है उसको सील्स कहते हैं। सील स्टैंड फॉर सी, एयर एंड लैंड। अच्छा। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, सी, एयर एंड लैंड, इसकी ट्रेनिंग के 3 बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं। एक कंप्लीट 35 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें फर्स्ट 18 वीक्स सी ओरिएंटेटेड होते हैं, जिसमें सी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी स्विमिंग स्किल्स, बेसिक डाइविंग
एडवांस कॉम्बैट डाइविंग करवाई जाती है। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं देन 12 नॉटिकल माइल इंड्योरेंस स्विमिंग का टेस्ट होता है। 12 नॉटिकल माइल इंड्योरेंस स्विमिंग दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है जी, जो कि ओपन सी में होती है और इसमें Wow. आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती। सो यू हैव टू एंड एट द सेम टाइम आपने अपने इंस्ट्रक्टर को ये शो करना होता है कि यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग टू डू इट। जब आप ये वाला फेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर स्टार्ट होता है लैंड फेज, जिसमें आपकी वेपन हैंडलिंग, स्मॉल आर्म टैक्टिक्स, स्पेशल टैक्टिक्स एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के लोग होते हैं वो लो प्रोफाइल या हाई प्रोफाइल टास्क कर रहे होते हैं। कहीं पे सिविलियन बन के कोई जॉब कर रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे, वो डिफरेंट टास्क कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। इसके अलावा रैपलिंग, फील्ड नेविगेशन, उस सारे प्रोसेस से गुजर आए हैं आप? जी। इसके अलावा एक्सीलेंट। इसके अलावा फील्ड नेविगेशन, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग टेक्निक्स। उसके बाद 80 किलोमीटर रन होता है अराउंड 20 kg पैक के साथ। जब आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 2 चीज़ों में डिग्री हासिल हो जाती है। वन इज़ इन सी, दूसरी लैंड में। तीसरा रह जाता है आपका एयर मॉड्यूल। वेन एवर यू हैव टू बिकम अ सील, उसके लिए ज़रूरी है कि यू आर इक्वली अ गुड एयरबॉर्न। उसके लिए 6 पैराट्रूपिंग जंप्स करवाई जाती हैं जो कि एयरबॉर्न जंप्स होती हैं, जिसमें नाइट जंप्स भी होती हैं, पैक के साथ भी जंप होती हैं। तो जब आप इस पूरी ट्रेनिंग से गुजर जाते हैं तो देन यू कॉल्ड अ सील। आर्मी की एसएसजी, नेवी की एसएसजी या एयरफोर्स की एसएसजी, इन तीनों का ड्रेस एक ही है, दैट इज़ कैमोफ्लेज ड्रेस। अब तक टीवी पे बैठा, उनके मोस्टली इंसिग्निया भी एक हैं। अब तक टीवी तो पे ये एक बैठा हूँ। अच्छी चीज़ है कि ट्राई सर्विसेज में एसएसजी का ड्रेस कैमोफ्लेज है और इसको हम बहुत पसंद करते हैं। बल्कि ट्राई सर्विसेज में दिस इज़ आवर मेन थिंग जिसको हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हमने माजी की बात की, 1965 की जंग के दौरान जो भी पाक बहरिया ने किरदार अदा किया वो हम मतलब अप्रिशिएट करते हैं और यकीनन दुश्मन भी हमेशा याद रखेगा उसे। अभी हाल ही में 27 फरवरी को जब उन्होंने पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश की दुश्मन ने और उनको नाकों चने चुबवा दिए गए, बड़ी फ़ौज तो हमेशा उनका मुकाबला कर ही रही होती है और जो पाक फ़िज़ाइया है उन्होंने भी बेहतरीन शानदार किस्म की कारकर्दगी दिखाई और अपना बेहतरीन रोल प्ले किया। पाक बहरिया ने भी कुछ दिन बाद जो है वो एक वीडियोस जो है मंजर आम पे आई जिसमें उनकी आबदोज को टारगेट किया गया और लॉक किया गया और कुछ नहीं कहा गया, एक दफ़ा फिर से जाने दिया गया। ऐसा क्यों? ये क्या थी कहानी, ज़रा बताएं ना, आपके तो कुलीग्स होंगे सारे इंसिडेंट में। जब 27 को उनके एयरक्राफ्ट डाउन हुए, उनकी वर्ल्ड वाइड इंडिया की काफ़ी ह्यूमिलेशन हुई। उनको लैंड से रेजिस्टेंस मिल रही थी, एयर से रेजिस्टेंस मिल रही थी, तो दे ट्राइड टू अटैक आर वॉरशिप्स और सबमरीन्स जो कि उस एरिया में डिप्लॉयड थे। पाकिस्तान की जो 1000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम सर क्रीक टिल गवादर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 आवर सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, ये पाकिस्तान नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 27 फरवरी के बाद ऑनवर्ड्स हमारे P3CN ओरिएंट 24/7 जो कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी पेट्रोलिंग कर रहे थे। ओके। इसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है सबमरीन को डिटेक्ट करना होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा, एक फुटबॉल स्टेडियम है, अगर वहाँ पे एक सुई गिर जाए और उसको ढूंढने में आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होंगी, तो इसी तरह अगर ओशन में एक सबमरीन है तो उसको ढूंढना इसी तरह मुश्किल है। तो जब वो हमारे एरिया में आई, हमारा जो P3C ओरिएंट था उसने उसको डिटेक्ट किया। जब उसको डिटेक्ट किया तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हमारी पॉलिसी पीस प्रमोट करना थी, बट आप ये सोचें कि आपके किसी के साथ लड़ाई चल रही है, कोई आपको चमाट मार रहा है और आप डिटेक्ट किया हुआ है, आप डेप्थ चार्जेस टॉर्पीडो के साथ उस पर अटैक कर सकते थे। बट मिलिट्री में जो एक चीज़ सिखाई जाती है दैट इज़ पेशेंस। जिन लोगों ने उस सबमरीन को डिटेक्ट किया दैट इज़ देयर INS कलवरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि उनकी लेटेस्ट सबमरीन है, अगर वहाँ पे उनको डेप्थ चार्ज या टॉर्पीडो करके डिस्ट्रॉय कर देते तो वर्ल्ड वाइड क्या इमेज जाता, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एक कहा था कि वॉर स्टार्ट करना आसान होती है,
लेकिन जी उसको हाँ। ख़त्म करना बड़ा खत्म मुश्किल करना होता है। बहुत मुश्किल होता है। तो जो कोर्समेट जो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, उनका जो पैट्रियोटिज्म, जो पैशन था पकड़ने के बाद, उसको जिस तरह वो उन्होंने दुश्मन को होल्ड किया नुकसान है, पहुंचाना चाह रहे थे, उस दुश्मन को जो हमें नुकसान पहुंचाने आ रहा था, और फिर भी ये कितनी हिम्मत की बात है। और बाकी मैंने कुछ एक दो इंटरव्यूज़ वगैरह सुने हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी जीत की और हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरी पाकिस्तान कौम हमारे साथ एक पेज पे खड़ी होती है लड़ाई करने के लिए, और यही हमारी एक खास बात है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्त के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं, और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर साद इरफान साहब और रिटायर्ड कमोडोर सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब, जिनसे पाकिस्तान बहरिया के 55 में यौम दिफा के हवाले से आज खुसूसी तौर पे बातचीत का सिलसिला जारी है। सर, आपकी तरफ आऊँगा मैं, कमोडोर रिटायर्ड जनाब सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब। सर, हमने जिक्र किया 1965 वॉर का, ठीक है, कि उस वक्त हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे और जज्बा जो है वो आसमानों को छू रहा था, जिसका रिजल्ट जो है वो हमारे दुश्मन ने भी देखा और हमने भी देखा, जो हमारे लिए एक असासे से कम नहीं है। मगर आज की सूरत हाल, आज 55 साल बाद, जब हमारी जो बर्री फ़ौज है वो ख़ुद टैंक बना रही है, जब हमारी जो पाक फ़िज़ाइया है वो ख़ुद वर्ल्ड क्लास जो हैं वो फाइटर प्लेन JF-17 वो तैयार कर रही, पाकिस्तान बहरिया की इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या हम पाकिस्तान बहरिया भी कुछ खुद से तैयार कर रहा है, और क्या स्ट्रेंथ है? उस वक्त तो भारत हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ी बहरिया रखे हुआ था ना, तो इस वक्त हमारी क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया। 2-3 सवाल आपके हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से जवाब दूं। सबसे पहले ये कि आजकल रेशो क्या है। उस वक्त अगर 1:2.5 या 3 थी, यानी आधे थे उनसे, तो आजकल क्या है? उस वक्त जज्बा अगर आसमान पे था तो आजकल क्या है? कोई फ़र्क नहीं। सर, जवाब ये है, कोई फ़र्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसी तो नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। उनकी जो अददी रेशो है हमारी और उनके दरमियान, वो अभी भी 1:2 और 1:2.53 तक है। जज्बा और हमारा वहाँ था आसमान पे, आज भी वहीं है। आज भी वहीं। तो ये तो बात हो गई अददी बुनियाद की। बिल्कुल सही है कि आजकल क्या है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बहुत एडवांस कर चुके हैं। हमारे जहाज़, सबमरीन वगैरह मोस्ट मॉडर्न हैं, नए हैं, मिसाइल नए हैं, सिस्टम वेपन्स नए हैं, लेकिन अददी बुनियाद पर हम न कभी चाहते हैं कि गन फॉर गन और मिसाइल फॉर मिसाइल हम ख़रीदें, बनाएं, ना हम चाहते हैं, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग और हमारा जज्बा हमें इस गैप से, इस खला से जो है, कभी नहीं डरा सका, और आइंदा भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात जहाँ तक रही इंडिजिनस डेवलपमेंट की, आपने बहुत उम्दा बात की। F-17, उधर अल खालिद टैंक और बहुत सारी चीज़ें, और न जाने क्या क्या। न जाने। इसी के साथ साथ पाकिस्तान बहरिया में भी 80% एंड मोर सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम, शिप्स, सबमरीन हैं। हम अपने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर हमने चाइना की मदद से कुछ वहाँ बने, बाकी जहाज़ कराची शिपयार्ड में बने। कुछ सबमरीनें वहाँ बन रही हैं, बाकी यहाँ बनेंगी, और हम खुद रीबिल्ड करते हैं। वाह। सबमरीन रीबिल्ड करना टैंक या हवाई जहाज़ के रीबिल्ड करने से 10 गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और ये काम हम सिर्फ 20 साल से कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा। मगर अब देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का एक जो एम था, और उसकी वजह थी 1965 वॉर के बाद अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगा दिया था वेपन सप्लाई का, जो एक खुशकिस्मती साबित हुआ बाद में कि हमने अपनी एफर्ट की, अपने दोस्तों से मदद ली और
खुद निसारी के जज्बे और काम को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। आखिरी बात सर, जबरदस्त जनाब। आजकल हालात क्या हैं? आजकल हालात ये हैं कि पाकिस्तान नेवी ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। हमारी सबमरीन उनके मुकाबले में 1/3 है नंबर में, मगर हम पूरी दुनिया में सिर्फ 7 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। क्या बात है वो जनाब, हमारे पास भी है। सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आपको भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी एक खूबसूरत गुफ्तगू रही। अफ़वाज पाकिस्तान के सारे ही मुहाफ़िज़ों एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं उस मौजू के बारे में बताने से पहले मेरा ख्याल है हमारा एक सेगमेंट होता है हेल्थ टिप्स के हवाले से। आइए चल के वो देखते हैं जहां आज हम बात करेंगे दिल के अमराज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहरियार पाशा। हम हाजिर हैं आज की इंतहाई अहम हेल्थ टिप्स के साथ जो कि है दिल के अमराज पर। सीने में भारीपन, चुभन, प्रेशर महसूस होना या ऐसा महसूस होना कि सीना जकड़ गया है, इन सब अलामात को लोग अक्सर गैस की शिकायत समझते हैं, लेकिन ये एंजाइना का अटैक भी हो सकता है जो हार्ट अटैक की वजह भी बन जाता है। दुनिया भर में ख़वातीन और मर्द हर साल हार्ट फेलियर का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल तकरीबन 2.5 लाख अफराद इस मर्ज से हलाक हो जाते हैं। इस मर्ज की फौरी जांच मुमकिन नहीं, लोग इसको कोई और दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं ये दर्द मजीद पेचीदा हो जाता है। इसका इलाज यही है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, खास करके वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है। मुझे उम्मीद है आज की हेल्थ टिप्स आपको सेहतमंद रहने में फ़ायदेमंद साबित होंगी। फिर हाजिर होंगे नई हेल्थ टिप्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। जी दोस्तों, हेल्थ सेगमेंट आपने देखा और अभी हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के इस मौजू के हवाले से। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे मौज़ूआत पर रोशनी डालें जिससे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो सके और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम आवाज़ उठा सकें जो वक्त की अहम ज़रूरत है। हाल ही में हमने एक दिल दहला देने वाली ख़बर सुनी और बहुत एक इंसानियत सोज वाक़या। 5 साल की एक कली को शहर कायद में मसल दिया गया। एक छोटी सी बच्ची मारवा जिसके साथ ज़्यादती की गई और उसके सर पे भारी कोई शय मार के उसे कत्ल किया गया और उसके बाद कूड़े में उसकी लाश को फेंक दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिस पे हम बहसीयत कौम हम शर्मिंदा हैं सारे। बारहा ऐसे वाक़यात हुए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात के हवाले से हमने कई दफ़ा रोशनी डालने की कोशिश की है। चाइल्ड अब्यूज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसको रोकने के लिए और ऐसे मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा देने के हवाले से बहुत दफ़ा बहस जन्म ले चुकी है, मगर कोई ख़ास वाज़ेह फ़र्क जो है वो अभी तक खुल के सामने नहीं आया, जो कि जितने भी साहिब इक़्तिदार हैं उनके लिए एक सोचने की बात है। कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई मतलब दुनिया भर में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे इस तरह के वाक़यात के लिए थोड़ी सी नरमी हो। हमारे यहाँ जब ऐसे मुजरिमों के लिए सज़ाए मौत के हवाले से बात की गई तो उस वक्त कुछ नाम सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सज़ाए मौत के हम खिलाफ हैं। वेस्ट की मिसालें दी गई और भी बहुत से हवाले दिए गए। ठीक है, जो भी आप लोग समझते हैं सज़ाए मौत के हवाले से, मगर असल मकसद हमारा इस तरह के वाक़यात को
कम करना है, पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात को किसी तरह ख़त्म करना है। हमने माजी में देखा ज़ैनब कत्ल केस, जो एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या था। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा और न जाने कितने बच्चों के साथ इसी तरह ज़्यादतियाँ होती आई हैं, अभी भी हो रही हैं, और इनको ख़त्म करने के हवाले से हमारी हुकूमत को संजीदा तौर पे कोई ना कोई काम करने की ज़रूरत है, कोई ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत है। और अदालतों को ये भी कहा जा सकता है कि कोई एक ऐसी अदालतें जो सिर्फ इस तरह के केसेस को का फ़ैसला करें, और ताकि इस तरह के केसेस कम हो सकें। ये आप देखें कि मतलब हमारे बच्चे हमारे अपने घरों के बाहर, हमारी अपनी गली में, अपने मोहल्लों में, अपने मतलब जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पे महफूज नहीं। कितने अफसोस की बात है। क्या हमें ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी, हम ऐसी कौम नहीं हैं। ये चंद आटे में नमक के बराबर ये इस तरह की जहनीत रखने वाले अगर कोई दरिंदे यहाँ पे मौजूद हैं तो उनको इबरत का निशान बनाना होगा, और ऐसे क़वानीन जो हैं वो बनाने होंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे जो इस हवाले से, इस पूरे वाक़े के हवाले से और इस तरह के जितने वाक़यात हैं उस हवाले से रोशनी डालेंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाऊँगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के एक मारूफ एडवोकेट, माहिर क़ानून जनाब लियाकत अली ख़ान साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लियाकत अली ख़ान साहब, आज हमने शहर कायद में अभी हाल ही में होने वाला जो 5 साल की बच्ची के साथ जो ज़्यादती के बाद कत्ल वाला वाक़या है, इसके बाद हमने सोचा कि हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर इस तरह के वाक़यात के लिए हम बात करेंगे, और ये हमारा इखलाकी तौर पे फ़र्ज़ भी है। मुझे ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले ज़ैनब कत्ल केस, जिसने मतलब पूरे पाकिस्तान में लोग भी बाहर निकले, उन्होंने जहाँ जहाँ जो उनके पास प्लेटफॉर्म थे उन्होंने सपोर्ट किया कि मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सब ने आवाज़ उठाई। उस वक्त से लेके अभी तक, कल के वाक़ये तक कोई कमी बेशी का एलिमेंट है? आपके पास कोई अदाद शुमार ऐसे होंगे? बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जब ये ज़ैनब का वाक़या हुआ और एक दिल खराश वाक़या था, उसके ऊपर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ। और अब हमने कहा कि हुकूमत भी इसके ऊपर संजीदा लेगी, और क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया था, और हमने कहा कि इसमें इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके अंदर भी हमने देखा कि वो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई उसके ऊपर ही मतलब ये है कि कुछ लोगों के शकूक शुबात थे कि भाई सही जो लोग थे जिनके साथ जो इसमें मुलविस थे जो ना, वो भी नहीं पकड़े गए। और खैर जो मुलज़िम पकड़ा गया उसने एक्सेप्ट भी किया, बाद में उसको केस भी चला और आपने देखा उसका फ़ैसला भी हुआ। लेकिन हम ये समझ गए थे कि अब क्योंकि एक इसको सज़ा मिलने के बाद जो है और ज़ैनब को इंसाफ मिलने के बाद अब कोई दूसरी ज़ैनब के साथ इस तरह का वाक़या नहीं होगा जो ना। और अब लोग जो है ना खौफ खाएंगे कि छोटी बच्चों के साथ जो है जो ज़्यादती के वाक़यात हैं इसके अंदर कमी आएगी और रोकथाम होगी। लेकिन हमने देखा कि इसके ऊपर जो है ना बदस्तूर जो है कोई कमी आने के बजाय जो है वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हमने उस वक्त देखें, आपने देखा कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, मुतालबा भी किया कि जो छोटी बच्चियों के जो केसेस हैं उनके लिए बाकायदा अलग से अदालतें बनाई जाएँ, उनका जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल किया जाए, और ऐसे लोगों को जो है ना फौरी तौर पे सज़ाएं दी जाएँ, ताकि जो है ना कोई भी शख्स जो है इस तरह की घिनौनी हरकत करने का सोचे भी नहीं। उसको पता है कि अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगा किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ तो मुझे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, तो ताकि लोग जो है ना इससे बचें। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि वो एक वाक़या हुआ, उसके बाद मामला फिर जो है ठंडे हो गए, फिर जो है ना वो वही सूरत हाल है। आज भी जो है ना आपको पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं जो है ना। अच्छा, सैकड़ों वाक़यात जो है ना, एक चीज़ यहाँ पे जो है ना उसकी तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ख़ास तबके या ख़ास जगह पे या ख़ास किस्म के लोग ये सारा काम कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि उसमें हमारे मतलब करीबी मोहल्लेदार, रिश्तेदार, टीचर्स, मतलब मदरसों में आप नाम लें, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो है ना वो मिलेगा। तो आपने ये जो कहा कि एक ऐसी अदालतें जो
ज़्यादती, बच्चों के साथ ज़्यादती के हवाले से ख़ास तौर पे फ़ैसले करें और बड़ी एक स्पीड से इन्वेस्टिगेशन भी की जाए, तो क्या ये बहुत मुश्किल है काम, ये इस पे अमल दरामद होना, मतलब या इस आइडिया को लॉक नहीं किया गया कि किसी, क्या अभी तक क्यों इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हमें देखने को मिली? देखें फ़हीम भाई, ये कोई मुश्किल नहीं है और हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक आसान है। वैसे भी छोटे बच्चों के जो केसेस होते हैं उसके लिए साफ ज़ाहिर माइनर्स के लिए अदालतें हैं वो अलग हैं और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हुकूमत की तरफ से सिर्फ जो है एक नोटिफिकेशन निकल जाए कि जो कम उम्र बच्चे हैं, बच्ची हैं, उनके जो ज़्यादती के वाक़यात हैं या जो छोटे बच्चों के केसेस हैं उनको आप जो है ना अलग अदालतों में चलाएँगे और उनको जो है ना स्पीडी ट्रायल करेंगे। लेकिन जहां आपने बात की ना कि बच्चे किसी जगह महफूज नहीं है, देखिए ये जितनी जगहें आपने गिनवाई हैं उसमें हमारे गली मोहल्ला हो, उसमें स्कूल मदरसा, वाक़यात हर जगह से सामने आते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं से। लेकिन इसकी रोकथाम उस वक्त होगी जब उसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ जो है ना ट्रायल किया जाएगा। अब यहाँ ये इशू भी है कि आपके साथ एक वाक़या हो गया, उसके बाद जो इसमें विक्टिम होता है वो सबसे पहले आपके थाने में जाता है, थाने वाले उनसे जो है ना तरह तरह के सवालात करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको मेडिकल का लेटर मिलता है, मेडिकल वो करवा के आते हैं, वहाँ उनको मेडिकल करवाने जाते हैं, हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते हैं। जब हॉस्पिटल से वो सारी चीज़ें करके आते हैं फिर उनको FIR दर्ज करवाने में दुश्वारी होती है। इसी दौरान जो क्रिमिनल होते हैं ना, इनके बाकायदा जो है ना लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इनके साथ राब्ते होते हैं, फिर ये कोर्ट कचहरी के मामला को जानते हैं, उनको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। तो ये जो डिले होता है आपके मेडिकल के अंदर, आपकी FIR के इंदराज के अंदर, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? मुल्ज़िम को मिलता है। फिर दूसरी बात यह है कि मुल्ज़िम भाग जाते हैं, फिर वो पकड़े नहीं जाते। जो है ना शाज़ नाज़र जो है ना आपको केस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पे आपकी FIR हो जाती है। सबसे पहले तो यह है कि आपने FIR के असूल को आसान बनाना है, उसके बाद आपने जो है मेडिकल के असूल को आसान बनाना है। आपका मेडिकल बगैर पैसों के होता नहीं है। जो ना आप वहाँ जाएं, आपसे डॉक्टर्स पैसे लेते हैं, आप FIR दर्ज करवाने जाएं तो आपसे जो है ना जब तक आप उनके साथ गिव एंड टेक की बात नहीं करें आपको कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। जो ना आप जब तक इसको बेहतर नहीं करें, में इस सारे माहौल में क्या हम कुछ रास्ता ऐसा निकाल सकेंगे कि जहाँ ऐसे बच्चों को इंसाफ मिल सके जिनके साथ ज्यादतियाँ हो चुकी हैं, और उसके साथ आइंदा जो हमारे बच्चे हैं, जो कौम का जो मुस्तकबिल है, उनको हम इस तरह के वाक़यात से बचा सकें? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पहले भी वाक़यात हुए हैं और कल का जो वाक़या है कि इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके ऊपर मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी छोटे बच्चों के साथ वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना इमीडिएटली जो है ना फौरी तौर पे उसकी रिपोर्ट तलब करें और उन केसेस की तादाद का मालूम करने के बाद जो है ना इनको बाकायदा जो है ना स्पीडी ट्रायल की डायरेक्शन दी जाए और इन केसेस को जल्द से जल्द जो है ना निपटाया जाए, ताकि जो है ना जो इस तरह के जो बच्चे इसमें विक्टिमाइज हुए हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको फौरी तौर पर जो है ना इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपने एक मतलब आप एक वकील हैं, आप कानून, पाकिस्तान के कानून के साथ आपका काम है, आपने इसका हल बता दिया। मगर जो कानून बनाने वाले जो इदारे हैं और जो मतलब जिनका काम, उनको ये बात सारी ये समझ नहीं आती है क्या कि इतना मुश्किल हल है इसका कि अभी तक कोई इसका हल निकाल नहीं सके? वो ये बीच में रुकावटें क्या हैं इस सब में? देखिए बात यह है कि रुकावट कोई भी नहीं है, सिर्फ ये करना नहीं चाहते। कौन नहीं करना चाहते? देखिए हमारे जो लेजिस्लेटर हैं, हमारे जो मेम्बरान हैं, जिनको हम वोट दे के भेजते हैं, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, उनके कानून साजी, उनका काम है कानून साजी करें, उनका काम है जो है ना जो उनके ज़मरे में काम आते हैं वो करें। लेकिन यहाँ तो हम एक दूसरे पे तनकीद करने में लगे हुए ना। हम तो लोगों को रोज़गार का मसला है, लोगों को इंसाफ का मसला है, लोगों की सेहत का मसला है, लोगों की तालीम का मसला है, लोगों की जान और माल की हिफाजत का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप उसके ऊपर बात करें ना, उसके ऊपर डिबेट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें ना। और इस तरह के जो वाक़यात आते हैं ख़ास तौर पे इनके ऊपर तो जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कल से जो है ना कि जब ये वाक़या हुआ है इसके ऊपर जो है मीडिया ने ही जाके इसकी निशानदेही की और मीडिया इसके ऊपर जो है ना बात कर रहा है और इनको जगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी तक सब लोग सोए हुए हैं, किसी ने भी अभी तक जो है उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। जो ना अभी तक कुछ दिन पहले इंटीरियर में इसी तरह का एक वाक़या हुआ। पाकिस्तान भर में हर शहर में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या आए दिन सुनने को मिल जाता है। अगर मीडिया किसी इस तरह के वाक़े पे नहीं बोलेगा तो क्या उसको कभी ज़िंदगी भर इंसाफ नहीं मिलेगा, या भी मतलब कभी उस मुजरिम के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा? इंतहाई तकलीफ की सूरत हाल है इस वक्त। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, वक्फे से वापस आते हैं तो हम जरा इसी हवाले से बात करेंगे कि बच्चों से ज्यादती का अगर कोई केस हो तो उसके ऊपर कानूनी तौर पे इस वक्त जो है वो सज़ा है क्या, और वो सज़ा मतलब उसको किस तरह और ज़्यादा इबरत के लिए जो है ना वो इबरत का निशान बनाया जा सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं आज एक इंसानियत सोज वाक़े के हवाले से जो हमें अभी हाल ही में सुनने को मिला, जिससे सभी मतलब एक तकलीफ़ में मुब्तला हैं। जो शहर क़ायद में कमसिन बच्ची मरवा, जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। इस तरह के वाक़यात नहीं सुनना चाहते हम लोग। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा इसका हल हो सके कि इस तरह के वाक़यात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो उसके कानूनी तौर पे मतलब क्या सूरत हाल है, इस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद एहसान साहब ने, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन तो वक्फे से पहले हमने कहा था कि जब वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, अगर कोई जुर्म करता है ज़्यादती वाला या जो ख़बरों में हमें सुनने को देखने को मिलते हैं, कानूनी तौर पे इसकी सज़ा है क्या इस वक्त जो सज़ा है? देखिए, ये जो मैं ख़ास तौर पे अगर इसी स्पेसिफिकली इस बच्ची का बताऊं, अब देखिए इसमें 3 जुर्म हुए कि इस बच्ची को अगवा किया गया, यानी 363 किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, कमसन बच्चे को जो बालिग नहीं है, अगर आप उसको अगवा करते हैं तो 363 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड की और 364 जो है, ये 2 सेक्शन अप्लीकेबल होती हैं। एक तो इसको अगवा किया गया, दूसरा फिर इसके साथ ज्यादती की गई। सिर्फ अगवा की क्या सज़ा है? अगवा की भी कैपिटल पनिशमेंट है। अच्छा, कैपिटल पनिशमेंट है। अब उसके बाद आपने इसको ज्यादती की, उसकी भी कैपिटल पनिशमेंट है 376 सब सेक्शन 2 जो है। और इसके अलावा फिर उसका मर्डर हुआ, यानी 302 कि उसके ज्यादती के बाद उसका कत्ल भी किया गया। तो अगवा, ज्यादती, कत्ल, तो ये यानी इन कत्ल की सज़ाए मौत। और इसमें 376 की जो है वो कम से कम 25 साल सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ाए मौत। अच्छा। और इसके अंदर जो है अगवा के अंदर भी जो है वो कैपिटल पनिशमेंट है, तकरीबन 10 ईयर है उसमें जाना, उसके अंदर भी। अब आप देखें कि अगर ये शख्स पकड़ा गया तो ये सज़ा से नहीं बच सकता, लेकिन उसके लिए यह है कि प्रोसिक्यूशन का ये काम है, पुलिस का ये काम है कि इसको जो है विटनेसेस को जो है ना वो मजबूत होने चाहिए, मेडिकल एविडेंस होनी चाहिए। और यहाँ होता ही है कि देखें, अब क्योंकि इस वाक़े को कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है, ये बच्ची कहाँ से अगवा हुई, कहाँ पे उसके साथ ज्यादती हुई, उसका मर्डर कहाँ पे हुआ, उसको लाश मिली उसकी तरह। अब इस वाक़े का कुछ चश्मदीद गवाह नहीं है। सबसे पहले यह है कि यह FIR कटेगी नामालूम अफराद के खिलाफ, क्योंकि शुबा है। अब पुलिस ने क्योंकि इस शुबे के अंदर जो है तकरीबन जो भी 8, 10, 12 लोग पकड़े हैं, सबसे पहले तो जो है वो उसको इंटरोगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके CDR निकालेंगे, उनकी लोकेशन निकालेंगे, कहाँ पे थे, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। उनकी इंट्रोगेशन के बाद ही कुछ चीज़ें सामने आएंगी। फिर उनके जो है वो मेडिकल के लिए सैंपल लिए जाएंगे, फिर उनको भेजा जाएगा जो ना, ठीक। तो इसके अंदर बड़ा प्रोसीजर को फास्ट होना चाहिए। अब ये प्रोसीजर बड़ा डिले है। अब देखें, अब ये क्योंकि मीडिया पर उठ गया है, एक छोटी बच्ची का वाक़या है, दिलखराश वाक़या है, लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सब मजम्मत भी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी सी आपको पुलिस नज़र आ रही है एक्टिव जो ना। जैसे थोड़ा सा ये स्लो होगा ये मामला, देखेंगे आप यही लोग होंगे जो 1 बाई 1 छूट जाएंगे और वहीं पे जो है ना इनको पैसे लेके छोड़ दिया जाएगा। तो देखें, ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके अंदर इस केस में उस शख्स को मुलविस होना चाहिए जो इसमें जेन्युइन मुलज़िम है। अब देखें, सब लोगों ने तो ज्यादती नहीं की ना, अब उनमें से कोई एक होगा या 2 होंगे, कोई अगवा करने वाला होगा, कोई ज्यादती करने वाला होगा, कोई मर्डर करने वाला होगा। तो ये जो इसमें लेकुनाज हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, FIR में मुलज़िम का नाम ना होना, मेडिकल का ताख़ीर से होना, चश्मदीद गवाह ना होना, ये सारा जो बेनिफिट मिलता है ये मुलज़िम को मिलता है। ठीक है, इसकी बेस पे जो है केस कमज़ोर बनता है। उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल होता है वो फिर जो है उसका फ़ायदा उठा जाता है और जो है ना वो मुलज़िम छूट जाता है। राना मोहम्मद एहसान साहब, देखिए, इंसानियत नाम की तो इन लोगों के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऐसे वाक़यात के बाद, मगर क्या ये जो जिन सज़ाओं के हवाले से बता रहे हैं लियाकत अली खान साहब, सज़ाएं बड़ी अच्छी खासी सख्त सज़ा है, क्या सज़ा का भी उन्हें डर नहीं है, कोई खौफ भी नहीं है लोगों को? तो ये आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो जाती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तान जैसे माशरे में तवातर से हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, और इसकी तादाद अगर आप देखी जाए
तो सालों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो मैं समझता हूँ कि इस माशरे के लिए एक तबाहकुन है। अच्छा, अब बात आ गई, जैसे लियाकत एडवोकेट साहब फरमा रहे हैं बाइलाज में FIR है, फिर उसके बाद दफ़ा हैं, उसमें सज़ा है, लेकिन मसला ये आता है कि ये जैसे आज आपके पास एक टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, जैसे आप ये DNA टेस्ट या दूसरा आप जो है केमिकल एग्जामिनर हो जाता है, इसी तरह जो है वो आप जो है वो एक ये समझें कि इससे पहले पुलिस के पास वही रवायती तरीका था, अब ये इंटरनेट ये मोबाइल से ट्रेस हो जाता है, उसका जो आपको निकाला जाता है डेटा, तो उसमें पता लग जाता है कि इसकी लोकेशन कहाँ थी, इसने कॉल की, जैसे भी है, तो उससे भी कुछ आ गई होती है। लेकिन अगर हफ्ता 10-15 साल पहले आप जाएं तो वो रवायती तरीका था कि किसी को मनाना है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो केस खत्म हो गया, मतलब ट्रेस ही नहीं हो सका। मगर अभी तो मुमकिन है, अभी मुमकिन है। हाँ। अब ये कुदरती मैं समझता हूँ कि सपोर्ट है कानून को कि जो ये दोनों चीज़ें हैं कि जिसके अंदर जो है वो मेडिकल टेस्ट के अंदर जो है वो डायग्नोज मतलब ट्रेस हो जाता है बंदा। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे जैनब वाला केस हुआ कसूर में, तो वो उसका करीबी पड़ोसी था, उसका सब कुछ था, लेकिन ये कि वो खुद उसी सफ़ों में ढूंढता हुआ बच्ची को भी और जनाजों में भी हर जगह पे था, और जब वो उसके कज़न्स के, मोहल्लेदारों के, मशकूक लोगों के जितने भी टेस्ट मेडिकल रिपोर्टें आई, आखिर वो उसमें ट्रेस हुआ। लेकिन वो ट्रेस होना जो है इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट थी इस माशरे में, उसको मतलब फांसी तो हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फेल करने वाले लोग हैं ये इंसानियत के ज़मरे में नहीं आते। ये देखिए फांसी तो हो गई, मगर इस तरह के वाकयात जो हैं वो आज उसी तवातुर के साथ हो रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा आ गया बीच में सर, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम न्यूज़ कैफ़े में शहर कायद में होने वाले एक इंसानियत सोज वाक़े के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं, और हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद एहसान साहब जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। राना साहब, सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात को मतलब कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हर जो शहरी है उसका क्या एक किरदार होना चाहिए, इस हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ रोशनी डालें। देखिए जी, बात ये कि शहरी जो है वो एक तो मैं समझता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं छोटे, जो 5 साल 7 साल के, उनको आप अवेयरनेस दें, उनको आगाही दें कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है। पहले तो ये कि आप उनको जो है माहौल ऐसा दें कि जैसे आजकल आप उनको बाहर जाते हैं, अगर वो मोहल्लों में जाते हैं बच्चे अनसेफ होते हैं, स्कूल जाते हैं अनसेफ होते हैं, अगर कोई अजनबी शख्स उनके नज़दीक आता है, उनको टॉफ़ी देता है, उनको कहीं ले जाना की कोशिश करता है, वो हमें ये चाहिए कि हम ये मोटिवेट करें अपने बच्चों को, अपने सिस्टम को, कि उसमें लीकेज कम से कम हो। अगर हम बच्चों को खुद स्कूल छोड़ें, खुद लाएँ, ट्यूशन अगर हम पढ़ाते हैं तो हम लेडीज़ ट्यूटर का बंदोबस्त करें, या ऐसा हो कि जहाँ पे 2 4 5 बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हों और ये आपस में बच्चे खेल रहे हैं। आजकल जो माहौल है, बच्चे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। फिर ये कि गांव देहात कस्बों में जहाँ पे जो है वो इसकी मैं तालीम की कमी है और माहौल जो है वो ऐसा है कि पसमानदा है। ख़ास तौर पर ये जो इस किस्म के वाक़यात तक उठाएं आप, तो जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत से भी गिरे होते हैं और उनका म्यार कोई नहीं है। वो बिल्कुल 3rd क्लास डिग्री से भी नीचे के लोग हैं, और वो मैं समझता हूँ सैकों हैं, जुनूनी हैं, उनके अंदर एक हवानियत है। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कोई इंसान जो है, जैसे यहाँ भी कल के परसों कराची में जो वाक़या हुआ है, वो बच्ची की लाश जो है उसको सर पर ईंट मार के उसको जो है वो, अब वो वजह ये है कि वो 5 साल बच्ची शायद उसको शनाख्त भी ना कर सकती, लेकिन ये हवस के मारे हुए लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए जो है वो वकला का किरदार बाद का है, जजेस का, जुडिशरी का मसला बाद का है। उसने तो वही चलान पे, उसी गवाहियों पे, उसी DNA पे, उसी जो है उस पर जो है उसने जो है वो फैसला करना है। लेकिन हमें इस पर तरमीम ये करनी चाहिए, हमें एक आर्डिनेंस जो है नया पास करना चाहिए कि इस किस्म के जो केसेस हैं उनकी फौरी समाअत हो, स्पीडी ट्रायल करके उनको जो है हफ्ते में, महीने में जो है उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और ऐसा कोई तरीकाकार किया जाए कि जिससे जो है वो माशरे के अंदर डर और खौफ पैदा हो, लोगों को ये पता हो। ख़ास तौर पे वो देखिए जाहिल और जो अजड या जो इस किस्म के काम करने वाला आदमी जो है उसको आप समझा नहीं सकते, उसकी आप जो है वो उसको किसी तरह वो सुधर नहीं सकता। उसको सुधरने का यही एक तरीका है कि उसको जब ये पता लगे कि मैं जब ये जुर्म या ये कभी फेल करूँगा तो अल्लाह की पकड़ में तो उसने आना है, लेकिन उसको ये जो दुनियावी या हमारा जो निज़ाम है इसके अंदर हाईलाइट किया जाना चाहिए। जब अगर तवातर से मैं समझता हूँ कि 15-20 केसेस को डिसाइड करके
उनको हैंग किया जाए, लेकिन उसको हैंग जो है वो भले जैसे ज़ैनब वाले केस में बहुत ज़्यादा इसरार सोशल मीडिया पे आया, सिविल सोसाइटी की तरफ से आया और कानून की तरफ से भी कहा गया कि इसको जो है वो चौक पे फांसी दी जाए, इसको जो है वो सिग्नल पे लटका दिया जाए। मैं समझता हूँ ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर चले ये नहीं हम कर सकते, लेकिन स्पीडी ट्रायल के अंदर जो है वो हम उसको, जैसे ये केस हुआ, अब ये एक हमें सपोर्ट है कि जो मशकूक लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उनमें से 10 के 20 के 30 के 40 के जो हम DNA सैंपल लें, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं, तो उसमें वो ट्रेस हो जाते हैं। फिर उनकी मतलब ये जो मीडिया है, ये मोबाइल है, इससे ट्रेस हो जाता है। तो ये काम हमें करना है, लेकिन ये बेहतरी है, लेकिन बेहतरी इसमें है कि उस बंदे को जिसने ये किया और हमारे पास एक बहुत वाज़ेह सबूत आ गया, क्योंकि वो मानेगा, वो तो पुलिस का रवायती तरीका है ना जी, वो तो हाथी जो है वो कहता है जी मैं शेर हूँ, वो तो तफ्तीश पुलिस की ये है, लेकिन उस पे हमें यकीन नहीं। अब मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर और ये जो ये फैसले करने चाहिए और फौरी फैसले करने चाहिए। लियाकत भाई, आपसे मैं देखें कम वक्त है, जो हमारी वकला बरादरी है, इनकी भी एक खास जिम्मेदारी बनती है। हम देखें, एक वकील तो वो है जो उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए वो मतलब कोशिश कर रहा है, जो उनका वकील है। एक मुजरिम की जानिब से वकील होता है जो एंड तक ये साबित कर रहा होता है कि साडा बंदा बेकसूर है। तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि क्या एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, एक सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते इस तरह की कोई हरकत सूट करती है किसी भी शोबे में? देखिए, बात यह है कि कोई भी शख्स जो है जब तक उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो, मुल्ज़िम होता है। और दूसरी बात यह है कि कानून हर शख्स को सफाई का मौका देता है। ठीक है, जो अदालत में बतौर मुल्ज़िम होता है वो कहता है मैं बेगुनाह हूँ, जो कंप्लेनेंट होता है वो कहता है नहीं जी हमारा यही मुल्ज़िम है, क्योंकि उस पर उनका दावा होता है कि इसी शख्स ने जुर्म किया और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखें, सज़ा और जज़ा का फ़ैसला जो है ना वो अदालत करती है, दोनों तरफ से होते हैं। देखिए, इसमें कंप्लेनेंट का वकील भी होता है, वो अपनी कोशिश करता है कि इस मुल्ज़िम को सज़ा हो जाए। जो डिफेंस काउंसिल होता है वो अपनी कोशिश करता है कि मेरा जो मुल्ज़िम है वो बच जाए। अब देखें, वकला, जजेस, हमारा काम तो ये है कि जो चीज़ अदालत में, जो केस ज़ेर समाअत है, जो चीज़ें हैं, गवाहियाँ हैं, FIR है, चालान है, रिपोर्ट है, उसके ऊपर उनने फैसला करना है, गवाहियों की रोशनी में फैसला करना है। अब गवाह क्या आगे कहता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, DNA की रिपोर्ट क्या कहती है, ये तो जो है एक प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो इन चीज़ों को जो है साबित करे उस मुल्ज़िम के ऊपर जो ना। और दूसरी बात यह है कि आप देखें, वकला तो लोगों को इंसाफ फराम करने के लिए जो है ना दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि बहुत सारे वकला शहीद हो गए लोगों को इंसाफ दिलाते जो ना। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपकी जो बेसिक जिम्मेदारी बनती है वो आपकी पुलिस है कि अगर जो जेन्युइन केस होता है वो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी मुल्ज़िम नहीं छूटता है। अगर आप उसको सही केस बना के भेजेंगे, मुल्ज़िम जेन्युइन होगा तो यकीनन उसको सजा भी होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए। और जो हमारी गुफ्तगू हासिल रहा वो यही कि जितने भी इदारे वो इसमें शामिल होते हैं, लोगों को इस तरह के वाक़यात में इंसाफ दिलाने के लिए, उन सबको ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और ये बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा है, सिर्फ उसके माँ बाप की ही जिम्मेदारी नहीं है, उसके अलावा उसके रिश्तेदार, मोहल्लेदार, सबको ख़ास नज़र रखनी चाहिए बच्चों के ऊपर कि ये किसके साथ मतलब ये बच्चा जा रहा है। और मतलब आपको नज़र रखनी चाहिए। हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, किसी का मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं, अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए